चलो जी। मेरी भी 8:30 आँख खुल गई थी 9:30 के साथ से ना। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है जी? फसीउर रहमान को ऑन करना, इसको अनम्यूट करना। फसी को। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम जी, बेटा आवाज आ रही है? क्लियर है? जी सर, आ रही है। चले ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। वासलाम, आप चेयर पे आ जाए। नहीं, पहले वो आखिर पे रहता था यार, सेल टैक्स रहता था। सेल टैक्स आखिरी आखिरी पोर्शन रहता है वो। हाँ, चैप्टर 17। चैप्टर 17, चैप्टर 19। नहीं, आखिर पे रहता है थोड़ा सा। हाँ, वो रहता है सैंपल्स वाला, वो असेसमेंट वाला, वो मैंने बात डिस्कस करनी है, मैंने वो जरूरी है। हाँ जी, ये दिस वन। चले। हाँ जी, ये एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स, दिस वन, ये रहता था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक आपको एक बात बताता चलूं कि सेल्स टैक्स में आप जिस तरह आपने को मैंने न्यूमेरिकल समझाया कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और आप जो है वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते जाते हैं। अभी हम बहुत सारी कंडीशंस पढ़ेंगे कि जी कब कितना सेल्स टैक्स देना है, कितना नहीं देना, कुछ और चीज़ें भी आएंगी। ये मैंने सिर्फ आपको न्यूमेरिकल का बेसिक फॉर्मेट समझाया था उस दिन, ताकि आपको ये बातें समझ आती रहे कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। परसों से इंशाल्लाह ताला चूंकि हम फिजिकल पढ़ेंगे, तो हम अपनी वो जो न्यूमेरिकल की जो फॉर्मेटिंग में मजीद चीज़ों का एडिशन होना है, हम वो डिस्कस करना शुरू कर देंगे। जब एक आम बंदा तो नहीं, जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू कर देता है और रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर में जाता है तो मंथली रिटर्न फाइल करता है, और जो उसके हिसाब से सेल टैक्स पेएबल बनता है वो जमा करवा देता है। लेकिन इसका फिर ऑडिट होता है। कभी 1 साल का ऑडिट होता है, कभी चूंकि ये मंथली रिटर्न है तो कभी 2 साल का रिकॉर्ड भी एफबीआर मांग लेता है, और इसकी बकायदा ऑडिट में सिलेक्शन होती है। अब सेल टैक्स के ऑडिट में क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं? इनकम टैक्स के ऑडिट में तो हमने बड़ा सिंपल समझा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जी, एक्सपेंडिचर्स हैं, सेल्स है योर, फिर आपका जो टैक्स काटा नहीं काटा, क्रॉस चेक पेमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ भी क्रॉस चेक पेमेंट कंपलसरी है कि अगर आपने किसी भी चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, तो उसके लिए आपको, अगर आपकी टैक्स इनवाइस, सेल टैक्स इनवाइस जो कि इनपुट जिसके ऊपर आप क्लेम कर रहे हैं, अगर वो 50,000 से जायद है तो डेट मस्ट बी पेड थ्रू क्रॉस चेक। अब आपने क्रॉस चेक पेमेंट ही किया और आपने उसका इनपुट क्लेम कर लिया। जब बाद में ऑडिट हुआ तो बाद में ऑडिट होते हुए पता चला कि आपने तो पेमेंट ही नहीं की थी क्रॉस चेक। जब आपने पेमेंट ही क्रॉस चेक की थी तो वो इनपुट आपको डिसअलाउ हो जाता है। इनपुट डिसअलाउ होने का ये मतलब है कि आपका सेल्स टैक्स पेबल बढ़ गया। जब आपका सेल्स टैक्स पेबल बढ़ गया तो फिर आपकी वो डिमांड बनती है, सेल्स टैक्स में आपकी डिमांड बनती है। और सेल टैक्स में जो मेजर चीज की डिमांड बनती है, जो आपका रिकॉर्ड देखने के बाद, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है प्रोडक्शन। सेल्स टैक्स वाले पकड़ दिया आपकी प्रोडक्शन है। वो कहते हैं जी हम अभी आपकी रिटर्न की तरफ से जाते ही नहीं है कि आपका आउटपुट क्या है, आपका इनपुट क्या है। वो आपके देखते हैं प्रोडक्शन, कि आपकी प्रोडक्शन, आपकी क्या बिजली के बिलों के साथ टैली है, क्या आपकी प्रोडक्शन आपके जो कंपैरेटिव यूनिट है, मतलब कि मेरा मेरा चिप बोर्ड का यूनिट है, अलीम भाई का चिप बोर्ड का यूनिट है, अलीम भाई दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम है,
ये चले बिजली का बिल सेम है, अलीम भाई कहते हैं जी मेरी बनती है 5 लाख शीट, मैं कहता हूँ मेरी बनती 4 लाख शीट, वो कहें भाई तुम्हारी 4 लाख शीट क्यों बनती है? इसका मतलब है तुम ऐसी प्रोडक्शन जो है वो तुम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, तुम आउट ऑफ दी बुक्स बेच रहे हो। आउट ऑफ दी बुक्स बेचने का क्या मतलब है कि जो सेल टैक्स के नेट में नहीं आ रही। सेल्स टैक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोग क्यों कम रजिस्टर्ड है। पहली बात है कि जिसको माल बेचना अगला बंदा, वही बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने रिटेलर आपका रजिस्टर नहीं हो रहा था, लेकिन अब देख लें, अब आपको, अब आप शर्ट लेने जाते हैं या कोई भी चीज लेने जाते हैं तो आपको वहां सेल टैक्स 12% चार्ज होता है। आप अब एंड कंज्यूमर हैं, और जो दूसरा बंदा बेच रहा है जो कि आपका, वो कल हमने उस दिन आपको मैंने बताया था पॉइंट ऑफ सेल, जो बकायदा आपका इंटीग्रेट होता है एफबीआर के साथ, एफबीआर के साथ। अब एफबीआर ने बड़े रिटेलर्स के ऊपर अपना सिस्टम लगाना स्टार्ट कर दिया। हर सेल हर हमें एफबीआर में रिकॉर्ड हो रही है, एवरी सेल। और बड़े देखे, बड़े जो हमारे रिटेलर्स हैं वो कहते हैं यार उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं हमने तो कस्टमर से लेके देना। और हकीकत भी यही है, लेकिन हमारे यहाँ सेल्स टैक्स क्यों ज्यादा खाया जाता है? बस ये कह लेके समझ लीजिए सर, आप होटल्स में, अब होटल्स में आप 100 कस्टमर अगर एक होटल में आते हैं तो वहां पे वो सेल्स टैक्स में बताता है कि जनाब वो मेरे पास आज 20 कस्टमर आए हैं और वो 80 लोगों से भी सेल्स टैक्स ले चुका है। पीआर है जिसको 16% आपका बिल, आप पिज्जा भी खाते हैं तो वो कहता है 16% बिल के साथ वो ऐड करता है। वो वो जो 16% आप उसको दे रहे हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, बट वो क्या कर रहा है, वो जनाब वो उसका सुपर प्रॉफिट है। देखो, मैंने एक प्लेट खाने की बनाई जो मैंने बेचनी है, वो मुझे 80 रुपए की पड़ती है, मैं कहा अच्छा यार 100 रुपए की बेच दो। अब 100 रुपए के ऊपर 16% सेट है, 16 रुपए भी आ गया। इसका मतलब है वो अगर मैं 16 रुपए गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाता तो उस खाने की प्लेट के ऊपर मुझे 36 रुपए का प्रॉफिट हो गया, एंड दिस इज सुपर प्रॉफिट। और ये तो बेसिकली बिल्कुल मैं समझता हूँ अमानत में खयानत है उल्टा, कि आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट तो कर रहे हो बट आप आगे गवर्नमेंट में जमा नहीं करवा रहे। अच्छा, वो उनकी अपनी जस्टिफिकेशन है, ठीक है ना जी, उनकी बहुत सारी जस्टिफिकेशन अपनी है। उन लोगों की ऐसे ही कोरोना च मर गए, ये हो गया वो हो गया, बट व्हाट्सोएवर इज। अच्छा जी, तो आपका रिकॉर्ड जो है वो बकायदा आपका जाता है आपका लेक्टर। अच्छा, आपका सिस्टम का रिकॉर्ड है। अब आपका कोई अक्सर का क्या होता है, छापा पड़ गया जी, बड़ा ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस में बड़ी कॉमन बात है, छापा पड़ गया। छापा पड़ गया तो वो कहते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जी वो तुम्हारे सिस्टम में पड़ा है, तो यू हैव टू एक्सेस द रिकॉर्ड टू द योर सिस्टम। अगर वो सिस्टम भी उठा के ले जाते हैं, यहाँ सिस्टम भी उठा के ले जाते हैं, और आपको उनका पासवर्ड लॉगिन देना पड़ेगा कि ताकि आपका जो है वो पूरा एक्चुअल जो है वो इन्वेस्टिगेशन आपकी हो सके। फिर वो आपका टैक्स के मुताबिक जो है वो आपका इनपुट और आउटपुट देखते हैं। इनपुट और आउटपुट करने के बाद वो फिर आपको शो काज नोटिस देते हैं। शो काज नोटिस होना लाजमी है, चाहे आप 100% झूठ बोलते हैं। भी मैं कहूँ जी कि मैं, मेरा बिल्कुल ही रिकॉर्ड फेक था और उसने मुझे टैक्स लगा दिया, नहीं जनाब, मुझे वो पहले शो का नोटिस देगा कि तुम्हारा रिकॉर्ड फेक था, और वो कहेगा जनाब ये चीजें आपकी मिस्टेक्स हैं। शो काज के बगैर मेरे खिलाफ कोई असेसमेंट नहीं हो सकती। और सेल्स टैक्स में अब आप ये देखें कि अगर मैंने सेल छुपाई है, जरा बात समझिएगा, कि अगर मैं वो कहता है जी आपकी सेल 500 रुपया है और आपने डिक्लेयर की हुई है 400 रुपया, तो 100 रुपीज वो कहता है आपने सेल कंसील की हुई है, तो मल्टीपल बाय 17% भाईजान, एक तो मुझे पड़ गया 17 रुपए, तो ये सेल टैक्स ये पड़ ही गया, ये मुझे देना पड़ेगा अगर वो प्रूफ कर जाता है। और फिर 100% इसकी पेनल्टी है, सेल टैक्स में डायरेक्ट 100% पेनल्टी है, वो भी 17 हो गई, ये कितना हो गया 34। अब ये किस मंथ का उसने पकड़ा? अब अज्यूम कर लें कि आज उसने, आज व्हाट इज डेट टुडे, जैन 16, आज जैन 16 है, आज उसने ये चीज रिजेक्ट की। ये चीज किस महीने से रिलेट करती थी? माइट भी ये रिलेट करती थी मई 18 से, मई 18 से। ये इसको ऐसे करते हैं, ये इसको भी जैन जैन कर लेते हैं 2018 से। ये जैन कौन सा है? 2021। कितने साल हो गए? 19
2021 3 साल हो गए। अब वो पता क्या कहते हैं, ये 17 रुपए आपने जमा करवाने थे हमें जैन 18 में, अब इस 17 रुपए का डिफॉल्ट सरचार्ज भी दो। डिफॉल्ट सरचार्ज का क्या मतलब है, और डिफॉल्ट सरचार्ज का मतलब क्या है, पहले मतलब बताओ। एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स ये समझ लें, सूद। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं जी, 17 का से 12% और ज़रब 3, ये पड़ गया। तो सेल्स टैक्स में इससे जब आपकी असेसमेंट होती है तो अक्सर औकात बड़ी आपकी ह्यूज असेसमेंट होती है। ये तरीकाकार है सेल्स टैक्स में। फिर आपका इनपुट अगर डिस्लो हो गया वो भी ऐड हो जाना, कि आपने कोई क्रॉस चेक पेमेंट नहीं की, यहां आपका इनपुट रॉन्गली क्लेम्ड, वो भी अगर कोई निकला तो वो भी ऐड हो जाना। अच्छा, जब इनपुट आपका रॉन्गली क्लेम्ड हो गया, इसका मतलब है आपने आउटपुट टैक्स पूरा नहीं जमा करवाया। इसका मतलब है आउटपुट टैक्स आपने पूरा नहीं जमा, उसके ऊपर भी डिफॉल्ट सरचार्ज कैलकुलेट हो जाता है। ले जी, ये एक छोटा सा था कि उसकी आगे उधर आ जाइए मुझे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर, द ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू आफ्टर ऑब्टेनिंग द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सप्लेनेशन शो का इसका मैं जवाब दूंगा, शैल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 में वो ऑर्डर पास कर देगा। आगे चलें जी। अच्छा जी, वो कहते हैं ऑर्डर आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्रू वीडियो लिंक भी हो सकता है, फैसिलिटी एज प्रेस का। ये बोर्ड ने स्टार्ट कर दिया है जी। ये वो एक्चुअली बोर्ड चाह क्या रहा है, करंटली बोर्ड क्या चाह रहा है, करंटली एफपीआर ये चाह रहा है और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम हर चीज सिस्टम पे ले जाए। देखे, सिस्टम में ले जाने का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। कल को मुझे ऑफिसर ये नहीं कह सकता तुमने ये रिकॉर्ड नहीं दिया, और कल को मैं नहीं झूठ बोल सकता कि ये मैंने रिकॉर्ड दिया और तुमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। मैं कहूँ जी मैंने हर चीज दी, हमारी लड़ाई रहे। तो जब मैं सिस्टम में होगा, सिस्टम में भाई सिस्टम से झूठ नहीं बोलता। नोटिस इशू हुआ यहाँ ऐसा, आज से 10 साल पीछे चले जाए, वो जी नोटिस ही माशाल्लाह वो ऑफिसर से मिले और मिटिगेट हुआ और नोटिस ही फाड़ दिया। चलो जी, फाइल ही पूरी फाड़ दी। अब सिस्टम में से कहाँ जानी है। सिस्टम में नोटिस आपका वैसे ही रहेगा, फिर वो आपको पता चलेगा, फिर आप एडजर्नमेंट लेते हैं। एडजर्नमेंट नॉर्मल बात है हमारे यहाँ टैक्स में, प्रैक्टिस में एडजर्नमेंट बड़ी नॉर्मल बात है। तो मुझे आज नोटिस आ गया किसी क्लाइंट का, कल डेट है उसकी, वो मैं एक दिन में कैसे तैयार कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, बीइंग एन कंसल्टेंट मैं एडजर्नमेंट ले लेता हूँ जी, हफ्ते की एडजर्नमेंट दे दें, हफ्ते बाद मैं आके केस पेश कर लूंगा। वो एडजर्नमेंट वो अब क्या होना शुरू हो गया कि एडजर्नमेंट भी ऑनलाइन फाइल होना शुरू हो गई। अब ऑफिसर कह दे कि जनाब वो तो जी ये तो बंदा आया ही नहीं मेरे पास, मैंने तो नोटिस दिया था, तो मैं उसको सिस्टम में दिखा सकता हूँ ये मुझे नोटिस ही लेट मिला है। खैर अभी हम सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर आपकी जी इनलैंड रेवेन्यू जो आपका, क्या वो ऑर्डर अपीलेबल होता है? आंसर इज यस। क्या वो ऑर्डर अपीलेबल होता है? आंसर इज यस। जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि मैंने ये टैक्स अवेड नहीं किया, तो मैं ऑर्डर जो है उसकी अपील फाइल कर सकता हूँ। शॉर्ट पेड इफ फॉर रजिस्टर्ड पर्सन फिशिंग डिपोर्ट द अमाउंट शॉर्ट पेड और अमाउंट ऑफ टैक्स अवेडेड अलोंग विद डिफॉल्ट चार्ज ड्यूरिंग द ऑर्डर। अभी अभी ऑर्डर के दौरान में मान गया और भाईजान गलती हो गई, अभी ऑर्डर मेरा चल रहा है, और एट एनी टाइम बिफोर द इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस से पहले ही मैं कहता हूँ भाईजान मेरे से पैसे ले लें, तो लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स दे दो, डिफॉल्ट चार्ज दे दो और पेनल्टी का 25% दे दो। जब पेनल्टी 100% लग रही थी ना, वहां से 25 दे दो, क्योंकि तुम्हें भी शो कॉज में इशू हुआ, तुम खुद अच्छे बच्चों की तरह मान गए, श्री बच्चों की तरह मान गए। In case a registered person wishes to put the amount of tax short paid tax evaded with default surcharge after issuance of show cause notice, he shall deposit the evaded tax default surcharge and the full amount of the penalty payable under section 3. Therefore, the show cause notice shall be evaded. शो का नोटिस हो गया, जब शो का नोटिस हो गया फिर आपको सारा कुछ जमा करवाना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी, डिफॉल्ट सरचार्ज भी, और जो है वो पेनल्टी भी आपको जमा करवा 100% पेनल्टी जमा करवानी पड़ेगी शो का नोटिस के बाद। अब आप कहेंगे कि अच्छा सर जी फिर ऑर्डर ही हो जाए,
अच्छा, ऑर्डर होने में ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए। अभी गवर्नमेंट एक लॉ ला रही है कि अगर एक बंदा सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है और वो सेल टैक्स लायबल टू बी रजिस्टर्ड है और वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको 3 साल की सजा देंगे। ये अमेंडमेंट, प्रपोज्ड अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी फॉर द कलेक्टिंग ऑफ द सेल्स टैक्स। गवर्नमेंट को खैर सेल टैक्स आ भी बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट की मेजर कलेक्शन ही सेल्स टैक्स है। इनकम टैक्स को तो वैसे वो बच्चों वाली बात समझते हैं। वो तो कहते हैं इनकम टैक्स तो वो लोग इतना जमा नहीं करवाते। सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स टैक्स का देखे एंड कंज्यूमर तक, देखे कहाँ मैन्युफैक्चरर ने पहले डिफरेंस जमा करवाया, फिर आगे होलसेलर ने जमा करवाया और फिर आगे रिटेलर ने फिर आगे जमा करवाया। डिफरेंस अमाउंट पे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है सेल्स टैक्स का। और सेल्स टैक्स बेसिकली 17% नहीं आ रहा, जब वो आपका ऐड होता जा रहा है तो वो कहीं 25% पे जाके सेल्स टैक्स बन रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सेल्स टैक्स आपका जो है वो आपका जो सेल्स टैक्स है वो अगर आपकी उसका रेट कम हो जाए तो महंगाई भी कम हो सकती है। लेकिन बिजनेस माफिया एक वहां भी एक अपनी जगह पे चीजें हैं जी, वो मैं डिस्कस नहीं करता। ड्राइंग ऑफ सैंपल, छापा पड़ गया जी, ठीक है जी। अब वहां पे मैं बना रहा हूं मार्कर, अब ऑफिसर चाह रहे कि मार्कर की फेयर मार्केट वैल्यू जब डिटरमिन करे। अब उसको पता नहीं है कि मार्कर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अब क्या वहां से वो सैंपल जाके उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ला सकता है? आंसर इज यस। लेकिन वो कहता है सैंपल शुड बी द रीजनेबल क्वांटिटी। मतलब 10 मार्कर ले जाए, अगर मैं मुख्तलिफ किस्म के मार्कर बनाता हूं तो 20 मार्कर ले जाए, ये ना वो कहे मुझे 1 लाख मार्कर दे दो कि मैंने सैंपल की वैल्यू डिटरमिन करवानी है। तो कहता कि आप इसका एक और वजह है, अब ये सेक्शन क्यों रखा गया, ठीक है। बाज का लोग कहते छापा पड़ा, वो कहते मैं तो चीज बनाता ही नहीं, झूठ बोल रही है अफसर। वो इसलिए सैंपल साइन ऑफ करता है, जनाब ये मैं सैंपल लेके जा रहा हूँ, ये आप बना रहे हो, यही इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और दोनों साइन ऑफ करते हैं कि जनाब उसकी उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन कमेटी के लिए। आगे चलें। ट्रांजैक्शन बिटवीन द एसोसिएट्स। अच्छा, एसोसिएट्स हम पढ़ चुके हैं, तो ट्रांजैक्शन बिटवीन द एसोसिएट्स लॉ कहता है जी फेयर मार्केट वैल्यू पे होनी चाहिए, जाहिर है। ये हमने उस दिन पढ़ा कि ये नहीं है कि आप जो है वो 100 रुपए की चीज 25 रुपए की बेचे। अगर आप 100 रुपए की चीज 25 रुपए की बेचेंगे और मार्केट में आप 98 रुपए की बेच रहे हैं तो सेल्स किसके ऊपर चार्ज होना चाहिए? 98 रुपए के ऊपर चार्ज होना। 2 रुपए आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। और ट्रेड डिस्काउंट के लिए क्या कंपल्शन है? इन कन्फर्मेटरी विद द मार्केट होना चाहिए और सेल टैक्स इनवाइस के ऊपर शो भी होना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं, ये न्यूमेरिकल में आनी है बेसिकली। ये मैं बार बार क्यों रिपीट करवा रहा हूं, ये आपका न्यूमेरिकल का हिस्सा बनना है। लो जी, सेल टैक्स की थ्योरी खत्म हो गई। परसों से हम इंशाल्लाह सेल टैक्स की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जी। अब हम उधर आ जाएं जी। चैप्टर 2 हमारा रहता है माशितुल उनका जी। अब वो मोटी मोटी बातें हम डिस्कस कर लें जी। किसी का कोई सवाल तो बोल दें जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेयर जी? बोल रहे जी। कल में से यहाँ सवाल है जी, यहाँ पे जी। कल में से भी कोई सवाल तो वो भी बोल दें जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यस्टरडे लेक्चर? क्या नो? वन टैक्स इनवाइस है यार ये। वन टैक्स इनवाइस, वन टैक्स इनवाइस। हाँ, मैक्सिमम एक टैक्सेबल सप्लाई के लिए एक इनवाइस इशू होगी। हाँ, ऑन नहीं, ऑन नहीं, वन टैक्स इनवाइस है। लो जी, कल में से किसी का सवाल तो बोले जी। पढ़ा ही नहीं, कोई ना पढ़ा।
अच्छा जी, इसको मैं जरा ना जी ओवरऑल डिस्कस कर दूंगा, फिर आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा। शुरू कर दें जी, साथ साथ हम वैसे भी डिस्कस करते जाते हैं। बेसिकली जी जनाब 3 तरह की चीज़ें हैं। हमारा फेडरल का फाइनेंस अलग चलता है, हमारा प्रोविंशियल का फाइनेंस अलग चलता है, और फिर 18वीं तरमीम के बाद फेडरल जो है वो भी बाकायदा फाइनेंस देता है सूबों को, बाकायदा शेयर ट्रांसफ़र करता है। फेडरल को जो कलेक्शन होती है वो सूबों को कंपल्शन है कि वो सूबों को उनका हिस्सा दे। फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस है, वहाँ पे जैसे अब तरबेला डैम है, और तरबेला डैम आपको पता है केपीके में है, और मंगला डैम आपको पता है आज़ाद कश्मीर में है। तो वो लोग मंगला से पूरे मुल्क को बिजली सप्लाई होती है, तरबेला से भी पूरे मुल्क को बिजली सप्लाई होती है। तो वो सूबे ये कहते हैं कि हमें इसकी रॉयल्टी दी जाए, ये हमारे एरिया में है, हमारे सूबे में है, तो हमें फेडरल हमें इसकी रॉयल्टी दे। तो इस तरह भी एक रॉयल्टी की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल्स चलते हैं। सूबे अपना बजट बनाते हैं और वफाक अपना बजट बनाता है। कुछ महकमे सिर्फ वफाक के हैं और कुछ महकमे सिर्फ सूबों के हैं, और कुछ महकमे दोनों जगह पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे सिर्फ फेडरल है, बिजली सिर्फ फेडरल है, ठीक है जी। अब लेकिन अब हम बात करें एजुकेशन, फेडरल भी है और प्रोविंस की भी है। स्पेशली मैं इसमें एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे एचईसी पहले सिर्फ फेडरल होता था, फिर जब 18वीं तरमीम हुई तो इन्होंने एचईसी को तोड़ दिया। एचईसी के कुछ ऑफिसर जो है वो उस वक्त औखे हुए थे। मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग यू आर द नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर ऑफ द फ्यूचर ऑफ फॉर द पाकिस्तान। वहाँ कुछ ऑफिसर धोखे हुए। आपको याद है बीए की डिग्री का बड़ा जाली केस चला, और मुशर्रफ के दौर मुशर्रफ ने कहा जी जिसकी बीए की डिग्री होगी वो इलेक्शन लड़ेगा सूबाई असेंबली का या कौमी असेंबली का। तो अक्सर लोग जो है वो पास नहीं थे, तो उन्होंने जाली डिग्रियां बनवा ली सारों ने। किसी ने बीए आज़ाद कश्मीर से किया, किसी ने बीए पिंड दादन खान से किया। तो बल्कि एक एमपीए ने तो पता चला कि बीए पहले कर दिया, मैट्रिक बाद में किया है। जब जाली संसद बनेगी तो ऐसे ही होगा ना जी। फिर उसमें आपको ये भी पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना शुरू किया, जाली डिग्री पे नाहल होना शुरू हुए। फिर डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए वो एचईसी को भेजते थे, और एचईसी के कुछ ऑफिसर ने कहा कि हमने जनाब एचईसी जो है वो जो डिग्री असली होगी हम वही वेरीफाई करेंगे। तो इन दोनों ने मिलके जो है वो एचईसी तोड़ दी। क्यों? कानून है इनके पास, पावर है। बेसिकली जो असेंबली के पास जो है ना वो लेजिस्लेशन की पावर है, कानून वो बना सकते हैं। और जो कानून असेंबली बना देती है उसके ऊपर अब बहुत एक्सट्रीम केसेस में अगर वो ह्यूमन राइट्स या कोई इस तरह के कोई वायलेशन हो तो सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले सकती है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन नहीं ले सकती। कि जो कानून बन गया वो कानून जो ये बनाते हैं वो मुल्क में एप्लीकेबल होता है। इसलिए कहा जाता है कि रियासत से पंगा नहीं लेना चाहिए। बहरहाल जी, आप अब टूडेज जैन अब गवर्नमेंट ने हमें भेजना शुरू कर दिया लाइव। वो कहते हैं कोई इनकम टैक्स या टैक्सेस में कोई प्रपोजल्स है तो आप हमें भेजें। अब बजट की तैयारी स्टार्ट हो गई है। अब बजट की तैयारी जो स्टार्ट होती है वो हर बजट चलता है, हर महकमे का बजट आता है। तालीम का बजट अलग आएगा, रेलवे का बजट, हर बंदा बजट बना के अपने रेलेवेंट अदारे को, हर मिनिस्ट्री बजट बना के अप्रूव करके सरकार को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो वफाक के मुलाजम हैं। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट या एमपीएस हैं ये सूबों के मुलाजम हैं, इनको भी सैलरी मिलती है। हर अदारे का अपना बजट है, और वो पिछला बजट उनको जो बजट वो बना के भेजते हैं उसी हिसाब से उनको फंड्स की एलोकेशन होती है। प्लस माइनस चलता रहता है, ठीक है जी। वो भी एक्सट्रीम केसेस में होता है। लाइक फौज का अपना बजट है, उसको भी एलोकेशन होती है, हजार फौज को भी चाहिए होता है बजट। लेकिन अब बजट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द फोर्सिंग कंडीशंस। लेकिन जैसे हमने पिछले साल देखा, पिछले साल आपका जो इंडिया के साथ हमले का खतरा पेश हुआ, तो उसमें ट्रूप्स की बहुत सारी मूवमेंट हुई, तो वहां पे उनको एक्स्ट्रा बजट रिक्वायर करना पड़ गया। फिर
पूरी दुनिया में कोई भी जो मुल्क होता है वो मुल्क ऐसे नहीं चलते बेटा कि जी सारी असेंबली चलाती है, सदर चलाता है, कहते हैं जी कि फौज हर जगह इन्वॉल्व होती है। पूरी दुनिया के हर मुल्क में फौज इन्वॉल्व होती है। अगर फौज इन्वॉल्व ना हो तो आपके मुल्क की सालमियत को प्रॉब्लम रहता है। ठीक है जी। कुछ आपका अनएलोकेटेड बजट होता है, सीक्रेट फंड्स भी आपके चलते हैं। आपका बाकी जितनी बजट होता है उस हर एक का ऑडिट जो है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान करता है। लेकिन जो सीक्रेट फंड्स का बजट होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, जो आईबी में होते हैं, जो एफआई में होते हैं, उनका जो है वो उन बजट्स का ऑडिट नहीं होता। बिकॉज हमारे हम तो कहते हैं ना जी, हमें बाहर नजर आता है जी फलां कैप्टन जो है जी वो आज शहीद हो गया, फलां ये बंदा। बहुत सारे लोग जो है वो इन डिस्गाइज शहीद हो जाते हैं, यानी कि वो काम करते हैं मुल्क के लिए, जो कि जो एज ए सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो काम करते हैं मुल्क के लिए। उसमें आम लोग भी होते हैं, उसमें बिजनेसमैन भी होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली ये बहुत कम लोगों को पता है। उसमें आईएसआई के लोग तो होते ही होते हैं, उसमें आम पब्लिक के लोग भी होते हैं जो मुल्क के लिए काम करते हैं और जो सीक्रेटली अपने मिशन जो है वो करते हैं। अब वो बेसिकली अब वो चीज एक्सपोज नहीं हो सकती उन लोगों के लिए। जाहिर है, क्या उन लोगों ने काम नहीं करना? ठीक है जी। तो उन लोगों के लिए फिर वो सीक्रेट फंड्स भी जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। बजट आपका जो है वो जब आपका बना के भेज दिया जाता है, फिर उसकी बेस पे सूबा भी और उसकी बेस पे फेडरल भी अपने बैलेंस शीट बनाती है, अपना प्रॉफिट लॉस बनाती है। हमारा बजट सारी जिंदगी नेगेटिव ही रहा, सवर एक दफा अयूब खान के दौर में जो है वो हमने अपना सरप्लस ऑफ द इन द बजट देखा था। अदरवाइज तमाम जो है वो हमारा बजट हमेशा ही नेगेटिव रहा। हम चलते कैसे रहे हैं आपके जी? हम 71 साल से क्या नेगेटिव बैलेंस शीट पे चल रहे हैं? यस, हम चल कैसे रहे हैं? लोन, अमदाद। लोन भी कैसे, वो जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं टोपी घुमाना, कि कयूम भाई का लोन ड्यू हो गया तो दिल से लेके अदीम से उसे इसे लेके दे दिया, अलीम से लेके दे दिया। ठीक है जी। अब एक साल बाद अलीम का ड्यू हो गया तो अहमद जबार से लेके दे दिया। ठीक है। हम बेसिकली हमेशा ही डेवलपिंग नेशन रहे, हमने किसी चीज़ में माशाल्लाह से तरक्की की नहीं। लेकिन ये वाहद मुल्क है जिसको अगर किसी यूरोपियन मुल्क को इतना खाया जाता तो आज तक ख़त्म हो जाता। लेकिन ये चूँकि 27 रमज़ान मुबारक को बना, तो इन माई ओपिनियन ये मुल्क उस रात की बरकत की वजह से आज तक कायम है। तो बेसिकली आपके फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं, आपके प्रोविंशियल हैं, और फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंस। आगे चलते हैं, मोटी मोटी बातें डिस्कस करते जाते हैं जी। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स है जी आपका, एक तो फेडरल का, और पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी, आपको पता है कि ये बनती है एनुअल बजट स्टेटमेंट्स के हमारे डिस्कस हो गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी नेशनल असेंबली की बनती है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी क्या हिसाब करना है, वो माशाल्लाह से ज़्यादा बंदे खुद ऐसे बैठे होते हैं जिनकी अपनी वजारतों ने बड़ा कुछ खाया होता है। तो और कुछ कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा डैम फंड, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना एक इस्टेब्लिश कर दिया कि जितने पैसे हम डैम फंड में जमा कराएंगे। ठीक है, वो एक स्टेप था, एक कोशिश थी, हम उसको बुरा भी नहीं कहते। लेकिन इस तरह के पैसा से डैम नहीं बनते। हम कहें जी कि वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर या गवर्नमेंट की जो है वो एलोकेशन ऑफ द बजट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपने बजट एलोकेट किस अदारे को कितना किया है, और वो बजट आपको फिर वो आपको जब बजट एलोकेट होता है वो फिर बजट खर्च भी करते हैं। आप शायद देखते हो मई जून में बड़ी सड़कें बननी शुरू हो जाती हैं। वो क्यों? वो बजट खत्म करना होता है 30 जून तक। अगर कोई दारा अपना एलोकेट बजट खत्म नहीं करता, उसको 100 रुपये एलोकेट किया है, उसने 80 रुपये अब तक खर्च किए हैं, तो अगली दफा उसको 80 रुपये के हिसाब से मिलेंगे, अगली दफा उसको 100 रुपये नहीं मिलेंगे। इसलिए वहां पे क्या होता है कि जी बजट एलोकेट करके बजट खत्म करो और गवर्नमेंट को फिर भूखे नंगे होके दिखा दो कि जनाब हमें जो है वो इतना बजट जो है वो एलोकेट किया जाए। फिर बजट में इंक्रीमेंटल फैक्ट्स भी आते हैं, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन है, जजेस की तनख्वाहें, हर चीज़ का इंक्रीमेंटल फैक्ट्स है। जैसे अभी गवर्नमेंट जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर पे काम कर रही है। लेट्स सी, आपने आपकी शायद नज़र से गुजरा भी हो
कि रेलवे में पेंशन तनख्वाहों से बढ़ गई है और गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जी पेंशन वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए, कि एक ही दफ़ा उसको पैसे दे के फारग करें एम्प्लाई को। अब वो जो करना है उसने कहीं इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करे, अपने से लिविंग करना है, पैसे उसको पूरे दे दें, लेकिन एक ही दफ़ा दे के फारग कर दें। हमारे यहाँ माशाल्लाह से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ बंदा मर जाता है और उसके लवाहकीन जो है वो उसको जिंदा रखते हैं फॉर व्हाट, पेंशन लेने के लिए। और फिर हम उससे फिर वो लवाहकीन है उससे पैसे लेके उम्रा करने जाते हैं। हमें तो ये बात, मुझे तो ये बात हजम नहीं होती, ना ही समझ आती है। चलें जी आगे चलें जी, क्या किस किस बात पे आप। अच्छा ये देखें, रेमोरेशन है आपका जी, प्रेसिडेंट का है, जजेस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कोई एक है, नैब है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एडिटर जनरल, मरात ही बड़ी है जी माशाल्लाह हमारे यहाँ। एक तो जैसे उस दिन वो पीटीवी की बात हो रही थी, 25-25 लाख का प्रोड्यूसर है जी वो। एक खबरों पढ़ने वाले हैं जी, उसको 18 लाख की तनख्वाह लग गई उसकी। ये तो एक गोरख धंधा है। और मजलिस शूरा पार्लियामेंट, अब बाजार सेनेट, अब सेनेट ज़ियाउल हक साहब बना गए जी। सेनेट का पहले कोई कंसिडरेशन नहीं थी हमारी कि सेनेट भी कोई चीज़ होनी चाहिए। अब उसको पूरा गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि सेनेट में फिर हर सूबे की इक्वल नुमाइंदगी है। वैसे तो आप देखें कि हम देखें असेंबली में पंजाब जीत गया, जो पंजाब जीत गया वही हमारा वज़ीर बन गया। लेकिन जब सेनेट में जाते हैं तो सेनेट में आपको पता है कि हर सूबे की इक्वल नुमाइंदगी है। वहां पे एक जैसे बलोचिस्तान के भी उतने लोग आएंगे, सिंध के भी उतने आएंगे, पंजाब के भी उतने आएंगे। बहरहाल हमारे जो लॉस हैं सारे, ये नहीं कि हम कहते हैं हम लॉस सारे गलत हैं, उनको उनमें बेहतरी की बड़ी जो है ना वो नीड है। अब लाइक देखें, एसएनसी किसी ने सोचा था, सिंगल नेशनल करिकुलम, आज तक किसी ने सोचा कि यार सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए। दिस इज नॉट, मैं समझता हूं कि दिस अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। यार हम मुल्क में पोलराइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। मदरसे का बच्चा और बीगन हाउस के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है। और वो जब बच्चा आगे जाता है तो क्या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब मिलती है? आंसर इज नो। वो मदरसे के बच्चे को पता ही कुछ नहीं है। अब एक बंदे ने अगर दीनवी तालीम ले ली है तो उसका ये मतलब तो नहीं है। तो सिंगल नेशनल करिकुलम में है क्या कि जी, यानी कि वो भी मैथ साइंस पढ़ेंगे जो मदरसे के बच्चे हैं, और जो बीकन उसके बच्चे हैं और जिनको वो मैं अगर बोल दूं जी 70, वो जी सब बाबा 70 कितना होता है, तो फिर बता, कमीनों को बताते हैं 70 कहते हैं। अच्छा 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 जी, वो 89 तो किसी को आता ही नहीं है जी। ठीक है आगे चलें जी। दिस इज अ प्रोसीजर रिलेटिंग टू द एनुअल बजट स्टेटमेंट्स आपकी बनती है, आपकी इनकम्स, आपकी असेसमेंट्स, आपकी अमदाद। ठीक है जी। अब जब गवर्नमेंट आई, जब पिछली गवर्नमेंट टेक ओवर किया, तो पाकिस्तान इज ऑन डिफॉल्ट स्टेज। रियली पाकिस्तान डिफॉल्ट स्टेज पे था। अगर उस वक्त हमें सऊदी अरब, चाइना, वो हमें $1 ना मिलता ना, तो पाकिस्तान फारग हो जाना था। फिर हमारे यहाँ कभी पॉलिसी नहीं बनाई गई, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट। हम हमेशा डॉलर ज़्यादा बाहर भेजते हैं और हम जो है वो एक्सपोर्ट कम है, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। जिस मुल्क की इंपोर्ट ज़्यादा होगी बेटा डॉलर ज़्यादा बाहर जाएंगे, एक्सपोर्ट कम होगी तो डॉलर कम बाहर जाएंगे। और पाक हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहा। फर्स्ट टाइम जो है वो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट टाइम तो नहीं खैर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम मैं कहूँगा कि हम जो है वो पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं। अब डॉलर बाहर ज़्यादा क्यों जाता है? अब आपका क्वेश्चन ये होगा डॉलर बाहर क्यों जाता है? जनाब हम इंपोर्टर हैं, हम दुकानदार बनते जा रहे हैं, हम इंडस्ट्री नहीं लगा रहे। हम इंडस्ट्री लगाएंगे वही चीज यहां बनेगी। अब कहां देखे 24 मार्च 2020 को पूरा फैसलाबाद या पूरा पाकिस्तान एक मास्क के लिए जलील हो रहा था, कहीं से मास्क नहीं मिल रहा था। आज मास्क सड़कों में रुल रहे हैं। हमने कभी यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो दी। इंडिया हमसे बहुत आगे है, वेरी क्लियर। हम कहें जी कि इंडिया जो है वो, इंडिया हमसे बहुत आगे इस मामले में। इंडिया इवन ये करता है कि कोई मोबाइल इंडस्ट्री जो है, इंडिया एक तो इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी के इंटरेस्ट क्रिएट हो गए।
पाकिस्तान और इंडिया की जंग होना अब फायदा नुकसान पाकिस्तान इंडिया का मतलब नहीं रहा, ये दुनिया का मतलब बन गया। क्यों? जंग होगी तो वो जो जिन लोगों ने इंडिया में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है वो भी तबाह होंगे, और वहां आबादी बहुत बड़ी है, राइट। अब वहां पे वो उन्होंने क्या किया कि जी मतलब किसी मोबाइल कंपनी ने कहा जी हमने इंडिया में इंपोर्ट करनी है, उन्होंने कहा जी करें, 2 साल के लिए करेंगे, 2 साल बाद फैक्ट्री यहाँ पे लगाएंगे। अब हमारे 1999 से मोबाइल इंपोर्ट हो रहा है, आज भी इंपोर्ट हो रहा है। अब इंपोर्ट होने से क्या है, आपका डॉलर बढ़ जा रहा है। अब वही इंडस्ट्री यहाँ लगी हो, नंबर वन आपका आपका जो है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, नंबर टू टैक्सेस में आएगा, नंबर थ्री एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी आपकी, ठीक है, और आपका मुल्क का सरमाया बचेगा। हमने मुल्क को ट्रेडर बना दिया, हर चीज चाइना जो ले आओ। अब वो कहते चाइना से लाए वो सस्ती पड़ती है, और जो यहाँ बनाए वो महंगी पड़ती है। जब आप लोकल इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करेंगे तो लोकल इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी। बहरहाल जी आगे चलते हैं जी। फिर सिंडिकेशन होती है, फिर आपका जनाब आपका सारा बजट प्रिपेयर होता है, फिर आप देखते हैं आपकी बजट तकरीर आपकी पेश होती है, फिर बजट तकरीर के बाद आपको असेंबली में बहस होती है, ठीक है जी। वो बहस भी माशाल्लाह हमारे जो कई कई तो हमारे एमएनए या एमपी हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि हमने पास क्या किया। क्यों? पढ़ने किसी ने नहीं। हालांकि ये कानूनदान है, इन्होंने मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2013 में मेरे पास एक किसी का केस था किसी एमएनए साहब का, तो मैंने कहा ये आपको टैक्स और देना पड़ेगा। वो कहता है ये टैक्स मुझे क्यों देना पड़ेगा? तो मैंने कहा जी आपने पास किया है। तो उसका आगे से जवाब क्या था, वो कहना जी सानू तो पता ही नहीं लगा कि टाइम पास हो गया वाला, सानू तो कैसे हथ खड़ा कर दो हथ खड़ा करता। तो दिस इज द सिचुएशन। आगे चले जी। अच्छा ये वो फिर आपकी सप्लीमेंट्री असेस ग्रांट, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट से जहाँ पे कोई शॉर्टेज हो जाए, आपने बजट तो एलोकेशन की हुई है, फिर कहीं आपका शॉर्ट हो गया, फिर आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट मिलती है, फिर आपको एक्सेस ग्रांट्स मिलती हैं। वो सरकार दे दे, सरकार अपने देगा, और पंजाब और जो सूबे की हुकूमत है वो अपने अदारों को देगी। फिर आपका जनाब वो वोट्स हो, आपका पता जब असेंबली में बहस होती है, फिर आपका ये बजट पास होता है। आपका 28-27 जून को बजट पास हो जाता है। देन जो आपका मनी बिल है वो सेनेट से पास होना जरूरी नहीं होता, वो असेंबली ने पास कर दिया, वो जॉइंट सेशन बुलाते हैं, पास किया, सदर ने साइन किया, और 1 जुलाई को मुल्क की तमाम नया कानून अप्लाई होना शुरू कर दिया। इनकम टैक्स इसीलिए हमें हर साल 2 दफ़ा पढ़ना पड़ता है, 2 दफ़ा बाद इनकम टैक्स चेंज हो जाता है। तो उसकी रीज़न यही है कि मेजर अमेंडमेंट इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में आती हैं, और मसलन आपकी एक ये अटैम्प्ट आएगी और एक अगली अटैम्प्ट आएगी टैक्स ईयर 2021 की, उसके बाद टैक्स ईयर 22 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सदर जब साइन कर देता है, अब पीछे आपने ये देखा कि वो बड़ी खप मची थी कि जी बजट नहीं पास होने देना। वो बजट ना पास होने का मतलब है फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, ये नहीं होता। बजट पास होना ही होता है, क्योंकि मुल्क का निज़ाम पूरा इसके ऊपर चलना है। बजट पास होने का मतलब ये है कि पूरे मुल्क का निज़ाम, उसके बजट फेल होने का मतलब है पूरे मुल्क का निज़ाम रुक गया। क्योंकि 1 जुलाई को आपने पिछला खत्म हो गया, नई एलोकेशन स्टार्ट हो गई, ग्रांट ट्रांसफर होनी है, पैसे ट्रांसफर होने हैं। तो भाई ये हो सकता है कि पैसे के बगैर काम हो जाए किसी भी जगह पे? ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। बस ठीक है, इसको जस्ट आपने एक दफा रीड आउट कर देना जी। आगे चलें। फाइनेंस कमेटीज आपकी बनती हैं, फाइनेंस कमेटीज में आपके कोई हो तो वो भी आपका देखा जाता है कि जी उसके प्रोसीजर्स, उसके रूल्स क्या हैं। आगे चलें। कुछ है जी। एंड सेम विद द प्रोविंशियल, प्रोविंशियल का भी आपका इसी तरह चलता है जी। प्रोविंशियल का एक अपना इनकम है, और एक प्रोविंस की वफाक से पैसे भी आने हैं। अब जैसे मैंने सेल टैक्स आपको समझाया ना कि सेल्स टैक्स की कलेक्शन जो है वो गुड्स की जो कलेक्शन है वो फेडरल के पास जाती है, और जो सर्विस की कलेक्शन है वो सूबे के पास जाती है। अब सूबे को एक टैक्सेस भी आना शुरू हो गए, सूबे की अपनी इनकम भी जनरेट होना शुरू होगी,
ये जो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है, लोकल टैक्सी जो है वो आपके, ये टूल टैक्स, ठीक है जी, हमारे टूल टैक्स में बड़ा फ्रॉड चलता था। टूल टैक्स जी किसको ठेका दे दो जी, वो जी फलां मैंने उसका भतीजा जी वो खड़ा, उसको ठेका दे दो जी, ठीक है कितने का दे दो जी, 1 करोड़, वो छोड़ो जी 80 लाख का दे दो, दफा करो जी, जी गवर्नमेंट को पैसे आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जगह है जो जहाँ से नहीं खाया जाता। आगे चलिए, ये आगे सेम वही एनुअल बजट स्टेटमेंट, अब ये सूबों की बात आ गई है। आगे चलें, यहाँ की भी पब्लिक फाइनेंस कमेटी होती है, यहाँ का भी एक मेजर फाइनेंशियल फंड होता है, उधर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इधर हाई कोर्ट के जजेस हैं। आगे चलें, चलते जाएं यार, वही सप्लीमेंट्री का। आगे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन है, ये 18वीं तरमीम के बाद हुआ जी, कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो लाइक बलोचिस्तान वाले सुई गैस का वो रॉयल्टी लेते हैं, केपीके वाले तरबेला डैम की रॉयल्टी लेते हैं, आज़ाद कश्मीर वाले मंगला डैम की रॉयल्टी लेते हैं, और फिर वो सूबों का हिस्सा दिया जाता है। नेशनल फाइनेंस कमीशन एक बना हुआ है, नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत, अब देखिए बलोचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, अब क्या सब उसको सबसे ज्यादा पैसे दे दें? नहीं, वहाँ आबादी कम है। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन में फिर बजट की एलोकेशन, जो फेडरल की कलेक्शन होती है वहां से बजट की एलोकेशन की जाती है। अब वो आपने देखा होगा कराची वाले, वो जी 70% रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, 70%, वो सब बकवास करते हैं, सब झूठ बोलते हैं। एम के वो मडरवे जो है बैठ के सिंध वाले सब झूठ बोलते हैं। वो पाई समुंदर ताड़ा लगता, असि पंजाब में समुद्र कहाँ से बना लें? अब वहाँ शिप आता है, शिप आता है, फैसलाबाद का शिप होता है वो, तो उसने कस्टम ड्यूटी वहां जमा करा दी, तो क्या वो कराची का बन गया? और नहीं भाई, वो तो फैसलाबाद का बना। रात को 7 से लेकर 11 बजे तक जो झूठ बकवास करना शुरू करते हैं सारे, एक से एक बढ़कर। सबसे ज्यादा बकवास वो करते हैं इकट्ठी जी, कि 70% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। और नहीं भैया, नहीं करता 70% रेवेन्यू जनरेट कराची, वो पूरे मुल्क का रेवेन्यू है। 17 की इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है, 17 वाले ने अपना रजिस्टर ऑफिस कराची रखा हुआ है, तो क्या वो रेवेन्यू कराची का चला गया? नहीं भाई, वो फैसलाबाद का है, साइया वाले का है। आगे चलें जी, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन एक बना हुआ है, जिसमें आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी डिस्कस, ग्रांट्स आपकी जो है वो डिस्कस की जाती हैं। फिर आपने वो पढ़ा होगा वो तोशा खाना केस जी, एक वो चलता है जी, आपको ये पता होना चाहिए कि जी सदर या वज़ीर को जब वो इंटरनेशनल दौरे करते हैं तो उनके तोहफे तहफ़ मिलते हैं। अब वो तोहफा तहफ़ यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे जी इतों लैलपुर गए तो केक लिया के देता, नहीं नहीं, वो बड़ी आला आला चीज़ें होती हैं, करोड़ों में घड़ी, आपकी गाड़ी मिल गई गिफ्ट में। तो वो सदर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने पास रख सकता है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू लगवा के उसके पैसे गवर्नमेंट जमा करवाए तो अपने पास रख सकता है। वरना वो क्योंकि उसको वो तोहफा किस लिए मिल रहा है? इसलिए कि वो सदर या वजीर आज़म है। वो इस आम बंदे मुझे जाके वो जी मुझे क्यों नहीं जी वो सऊदी अरब का बादशाह तोहफा दे देता? तो ये है, तो ये आप रख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें सरकार के खजाने में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं सर्टेन परसेंटेज, पूरी भी नहीं, सर्टेन परसेंटेज। तो वो आप ही सुन रहे होंगे वो जरदारी साहब के ऊपर तोशा खाना केस चल रहा है, वो तोशा खाना केस ये है, गिफ्ट वाला है ये। वो केस क्या है कि जी, तो सदर साहब उस वक्त चूंकि सदर रहे हैं जी, सदर साहब सऊदी अरब में गए, उन्होंने वहां तोहफा मिला, उन्होंने आके घड़ी मिली जी 5 करोड़ की, उन्होंने आके वैल्यू पता कितनी लगवाई? 1 लाख रुपया, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया। लो जी 20% जी, ये कानून के मुताबिक 20%, 25% सरकार के सामने जमा करवा दिया और 1.5 करोड़ की घड़ी रख ली। ड्रामे देखे इस मुल्क के, ठीक है जी। वो बेचारी वो तुर्की की शहजादी वो हार दे गई सलाब दुकान के लिए, तो वो गिलानी साहब की बेटी ने रख लिया। उन्होंने एजुकेशन के लिए पैसे दिए यूके वालों ने, असी वो खा गए अमेरिका वालों ने। सच 15 बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको एक और बात हो, 20 हाई क्लास एम्बुलेंस आई सखर के लिए, कि सिंध एक बैकवर्ड एरिया है। अब आपको पता है यूरोप की एम्बुलेंस आधा हॉस्पिटल होती है, जो एम्बुलेंस होती है वो उतनी एक्सीलेंट होती हैं कि वो अंदर आपका ट्रीटमेंट चलता है। उन्होंने इमदाद दी जर्मनी ने,
कि यार ये 20 एम्बुलेंस एक बैकवर्ड एरिया सिंध, वहाँ कुछ सखर में कुछ जो बैकवर्ड एरिया सिंध के वहाँ दे दी जाए। और जुल्म देखें क्या हुआ, 6 महीने बाद वो एम्बुलेंस एज MPA की वो वैगन चल रही थी, उसमें चीज़ें निकाल के बेची और बेच के वैगन बनाई, और वैगन बना के अब उसके वो मुसाफिर खाने की वैगन चलती थी। ये जुल्म होता है हमारे मुल्क के साथ। आगे चलेंगे, कहाँ से खोल लेंगे, और हर अंदर यहाँ जख्म है। ये जैसे मैंने अभी बात की नेचुरल गैस एंड हाइड्रो, उसका आपका जो है वो, इसको आपने एक दो दफा रीड करना है आपको। इसको पहले 3 चैप्टर को आप 2 दफा रीड कर लेंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर रट्टा। आगे चलें, खत्म ही हुआ है, बस इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ लीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज जी। परसों हम इंशाल्लाह ताला, ये सेल टैक्स है जी सर्विस के ऊपर, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रोफेशनल टैक्स है जी, हमारे ऊपर प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है, लग्जरी हाउसेज पर, ये सारे लोकल टैक्सेज हैं जी। ये सारे के सारे टैक्सेज जो है ना, ये सूबे के टैक्सेज हैं जी। हमजा सर आज का और कल का लेक्चर काइंडली अपलोड करवा दें, ग्रुप में भी लेक्चर यार काफी। दोनों अपलोड कर देना, कल का भी। हाँ जी, तला बुहारी ओके कल सर, का भी ठीक है। अपलोड कर दीजिए। तला बुहारी, दूसरे का अनम्यूट करो जी। तला तो यही कहना था बस सर। हो गया, हो जाएगा, काइंडली सर, हो जाता है। अल्लाह थैंक यू हाफिज जी। सर। परसों इंशाल्लाह ताला जी, सी यू टुमारो, सी यू ऑन परसों, सॉरी हमारा लेक्चर तो ट्यूसडे को है। ठीक है जी, ट्यूसडे को हम इंशाल्लाह मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।